सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। असेंबली को तहलील हुए आज कोई 25-26 रोज गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई इलेक्शन की गहमा गहमी या इलेक्शन का कोई माहौल नजर नहीं आ रहा, चूंकि बड़ी लंबी चौड़ी तारीख इलेक्शन कमीशन की जानिब से दे दी गई है। तमाम सियासी जमातों से पहले उन्होंने तजावीज़ इकट्ठी की और वो तजावीज़ देने के बाद अब सियासी जमातें भी इस वक्त कुछ खामोश दिखाई दे रही हैं। अगर कोई सिलसिले में मुतहरिक हैं तो वो हैं सदर मुमलिकत, जिन्होंने आज भी एक बड़ी अहम मुलाकात की है और निगरां वज़ीर क़ानून और इंसाफ से उन्होंने मुलाकात की और उसमें उन्होंने निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ के उस बयान को सराहा कि जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो भी इस सिलसिले में राय देगा या फैसला करेगा या वजाहत देगा या जो भी राह दिखाएगा उसकी हम पासदारी करेंगे। अब सदर मुमलिकत ये चाहते हैं कि आइनी रूह के मुताबिक फैसले हों, आइन के मुताबिक फैसले हों, लेकिन अब आइन ये कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाए जाएं, लेकिन साथ साथ जब से जो नई हल्काबंदियां अब होने जा रही हैं सिलसिले में और जब जो नया सेंसस है उसको जब अप्रूवल मिली है तो उसके बाद फिर नए हल्काबंदियों का शेड्यूल एक लंबा चौड़ा सामने आ चुका है। सदर मुमलिकत के नज़दीक आइनी रूह क्या है और इलेक्शन कमीशन के नज़दीक जो कानून है उसने चूंकि उसको बड़ा बाइख्तियार बना दिया है, तो वो आइन की किस तरह से तशरीह करते हैं, इस पूरे मामले पर गुफ्तगू करेंगे। साथ ही परवेज़ इलाही को भी कल अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया। अटक जेल में वो मौजूद हैं और अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर किस तरह से उन्हें गिरफ्तार करके वहाँ ले जाया गया, अब इस सिलसिले में फैसला आ चुका है और उस फैसले में सुपरिटेंडेंट जेल को कहा गया है कि फौरी तौर पर कल इनको बहिफाजत तरीके से अदालत के सामने पेश किया जाए और फिर वहाँ पर इस सिलसिले में मजीद बात होगी कि क्यों इनको इस तरह से गिरफ्तार करके दूसरे शहर मुंतकिल किया गया। तो गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। सेनेटर गौस न्याजी साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर जदून साहब माहिर कानून हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। तो गौस न्याजी साहब, ज़रा आपसे शुरू करते हैं कि ये सियासी जमातों ने पिछले पूरे हफ्ते इलेक्शन कमीशन को तजावीज़ दी, उसके बाद 14 दिन की इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के शेड्यूल में कमी की, तो ये क्या एक्सेप्टेबल है तमाम सियासी जमातों के लिए? उसके बाद कोई आवाज़ नहीं आ रही 90 दिन में इलेक्शन की, आइन पर अमल दरामद करने की, इलेक्शन कमीशन को कन्विंस करने के लिए किसी बयान की? जी बिल्कुल। देखो जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए और हमारा भी यही मौक़िफ़ है। लेकिन ये जहाँ आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन कराया जाए, वहाँ ये भी कहता है कि जब नई मरदमशुमारी हो जाए तो नई मरदमशुमारी को हल्का बंदियाँ करा के फिर इलेक्शन कराया जाए। तो आइन में ये ऑप्शन भी है। तो और फिर सबसे बड़ी बात है कि 17 की जो मरदमशुमारी पे हल्का बंदी हुई, ये मरदमशुमारी है उसकी अक्सर सियासी पार्टियों को, खासतौर पर सिंध के लोगों को बड़ा जो है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो एक ऐसी कंसेंसस हुई है जिस पे तमाम सियासी पार्टियों पर इत्तेफाक है। तो मेरे ख्याल में अगर महीना डेढ़ लेट भी हो जाते हैं और जबकि आइन भी की प्रोटेक्शन भी है कि नई हल्का बंदी के मुताबिक इलेक्शन कराए जाएँ, तो बेहतर है कि नई इलेक्शन बनने करके इलेक्शन कराए जाएँ। और मेरे ख्याल में जिस तरह इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जो हिसाब से, तो जनवरी के तीसरे चौथे में इलेक्शन मुमकिन है और शायद इलेक्शन कमीशन मेरे ख्याल में अपने तौर पर कोई भी लेट नहीं करेगा और तमाम सियासी पार्टी, खासतौर हमारी पार्टी मुत्तफिक इस पे इत्तेफाक पाया जाता है कि जितना जल्दी इलेक्शन हो सके हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। और क्योंकि जिस तरह मुल्क के हालात हैं उसमें कोई गवर्नेंस नहीं है। आप देख रहे हैं कि चीनी की शॉर्टेज है, चीनी सरप्लस होने के बावजूद एक ज़ख़ीरा अंदोज़ों को एक खुली छुट्टी मिली है और वो जो है खामखा एक जो है उन्होंने महंगी की हुई है। हालांकि और फिर इल्ज़ाम क्या लगाते हैं कि इसहाक डार ने जो है वो जो एक्सपोर्ट कर दी थी। इसहाक डार ने तो 250,000 तो 3 लाख टन जो टन है वो की एक्सपोर्ट की थी और 27 लाख डार जिसमें हमने IMF की किस्त अदा की है। तो उसके अलावा अगर शॉर्टेज होनी भी थी, अगर सागदार की जिन्होंने एक्सपोर्ट करेगी तो वो तो जाके नवंबर में शॉर्टेज होनी चाहिए थी, लेकिन बाकी जो 2 में। तो गौस न्याजी साहब, आपकी जमात ने तो इस पर पीपल्स पार्टी पर भी इल्ज़ाम लगा दिया है कि नवीद कमर साहब के फैसले से और उनकी इजाज़त से चीनी एक्सपोर्ट की गई है और वो जवाबन ये कह रहे हैं कि सबका फैसला होता है और आपकी जमात भी उसमें शामिल थी, पूरी हुकूमत उसमें शामिल थी।
गौस नज़ीर साहब को रिकनेक्ट करते हैं, फिर उनसे ये सवाल उनके सामने रखते हैं। जहांगीर जदून साहब, अब ये जो सदर मुमलिकत ने आज मुलाकात की है निगरां वज़ीर कानून और इंसाफ से, और उसमें उन्होंने कहा है कि आइन की बालादस्ती बरकरार रहनी चाहिए। अभी आइन की बालादस्ती बरकरार रखने का मतलब हम क्या लें? ये नवंबर में अगर इंतखाबात होते हैं तो आइन की बालादस्ती बरकरार रहेगी, यानी 90 दिन में, या फिर जनवरी के अख्ताम में या फरवरी के आगाज़ में, जो इलेक्शन कमीशन शेड्यूल दे रहा है अभी तक, अगर उस वक्त भी इंतखाबात होते हैं तब भी आइन की बालादस्ती बरकरार रहेगी और आइनी रूल के मुताबिक होगा वो फैसला भी? हमारी देखें, जो आइन की बालादस्ती है, अगर 90 दिन चले जाते हैं वो तो बालादस्ती नहीं होगी, वो तो एक बामर मजबूरी है, आपने इलेक्शन कराना होता है, कहते चलो जी 90 दिन के अंदर नहीं हो जाए, क्योंकि उसका फिर हाल कोई नहीं होता। अगर 90 दिन के अंदर ये इलेक्शन नहीं कराते जो स्टेक होल्डर हैं या जो जिनका अख्तियार है इलेक्शन कराने का, तो फिर उसका अगला हल क्या होता है, क्या करें? तो इसलिए फिर वो सारे चुप कर जाते हैं कि चलो जी 90 दिन के अंदर नहीं कराते। कुछ है उसके अंदर, तो यही है कि सदर मुमलिकत जो है वो इलेक्शन की डेट देगा, अगर वो असम्बली डिसॉल्व करेगा। ये 12 हम पिछले कितने दिनों से हर चैनल पे कह रहे हैं, आपके चैनल पे भी पहले कल बताया कि जी वो आर्टिकल 48 है, उसका सब आर्टिकल 5 है उसके मुताबिक, और इस पर कंसेंसस है। जो अपना पीटीएम की गवर्नमेंट थी, उनके लॉ मिनिस्टर ने पब्लिकली आगे कहा है जी अमेंडमेंट के बाद कि जी जो अख्तियार है वो सदर मुमलिकत के पास है डेट नोटिफाई करने का। अब इस पर कोई बाम नहीं रहना चाहिए, नहीं इसके हमारे जो हम तबसरा करते हैं कानूनी माहिर, उसमें हमें तो कोई बाम नहीं है कि जी कोई डेट कोई और देगा। इलेक्शन का स्केड्यूल जो है वो इलेक्शन कमीशन देगा जी, पेपर कब सबमिट कराना, अपीलें कब सुननी है, लेकिन जो डेट है नेशनल असम्बली की वो देगा प्रेसिडेंट, और जिन 2 असम्बलियों की असम्बलियाँ गवर्नर ने डिसॉल्व की हैं वो उनकी डेट देगा गवर्नर। तो इसमें तो आप कोई अबाम नहीं है। अब क्यों नहीं करा रहे, ये तो फिर आपको पता है जो स्टेक होल्डर है जहांगीर साहब जरा ये नुक्ता एक बार फिर आप क्लियर कर दिएगा, जरा इसकी वजाहत कर दिएगा कि जो कानून साजी हुई थी पीडीएम के दौर में और इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल इख्तियार दे दिया गया था, उसमें तो फिर सदर का इख्तियार खत्म कर दिया गया था, तो फिर किस तरह से उनको इख्तियार हासिल है जो आप कह रहे हैं? ये देखें, आप कानून का अगर आपके पास है तो आप खोलें उसकी सेक्शन में, आपको ज़बानी बता देता हूँ। जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का, इसकी सेक्शन 57 के अंदर उन्होंने अमेंडमेंट की। उन्होंने कहा था जी सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी जो सेक्शन शुरू होती है लॉ की, उसके अंदर लिखा है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें ये है कि अब ये सेक्शन जो है वो आइन के ताबे होगी। मतलब अगर ये ना भी लिखा हो तो कोई सेक्शन जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होती है, जो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड नहीं कर सकता, वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं बैठ सकता, वो कॉन्स्टिट्यूशन से अबव नहीं हो सकता, वो आइन से कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई लॉ नहीं हो सकता। तो कोई भी ऐसा लॉ जो मारवा हो, जो आइन से मुताबिकत ना रखता हो, वो वाइड होता है। लेकिन इसके अंदर जो अमेंडमेंट की गई है, तो जब ये स्टैंडिंग कमेटी के अंदर ये बिल आया तो सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी थी तो उनमें सेंटर ने ये कहा जी लेकिन सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। उसका यही मकसद था कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो ये सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे है। अब जो आइन है कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, उसके अंदर कोई बंदा आके टीवी पे चैलेंज करे कि ये अख्तियार जो है वो प्रेसिडेंट का है, जब प्रेसिडेंट असम्बली डिसॉल्व करता है अंडर एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। हाँ, अगर असम्बली खुद डिसॉल्व हो जाती या विद ए फ्लक्स ऑफ टाइम हो जाती या प्रेसिडेंट साइन न करता तो वो जो 48 आवर का है वो डिसॉल्व हो जाती है, तो फिर ऑब्वियसली तैयार नहीं था डेट देने का, फिर इलेक्शन कमीशन देता। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस लगा था, उसके अंदर केस के अंदर ये फैसला हुआ है कि जो गवर्नर थे प्रॉमिस के, जिन्होंने असम्बली डिसॉल्व की केपीके, उसके अंदर केपीके वाला देगा। तो अभी जो बलूचिस्तान का गवर्नर है उसने भी डिसॉल्व की है, डिसॉल्व की। सिर्फ एक पंजाब के अंदर इशू था कि पंजाब की जो असम्बली थी वो गवर्नर ने साइन नहीं किया था, तो उसमें इलेक्शन कमीशन। तो सारे जो इलेक्शन है वो एक ही डेट पे होना चाहिए, नेशनल असम्बली का भी और चारों प्रोविंशियल असम्बली का भी। और हमारे नज़दीक किसी सूरत में भी वो 90 दिन से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर 90 दिन से बाहर जाता है तो ये आइन की वायलेशन है। अब इसमें जो अगर मैं थोड़ा सा डिटेल आपको और बता दूं, जो ये कहते हैं ना डिलिमिटेशन हो रही है, आइन के अंदर डिलिमिटेशन का जिक्र नहीं है। आइन का जो आर्टिकल कहता है ना 51(5) आर्टिकल, उसमें लिखा हुआ है कि जब आपकी सेंसेस पब्लिश हो जाएंगी, नोटिफाई हो जाएंगी, तो फिर आपको सीट अलाट करना पड़ेगी। सीट का मतलब है जो कौमी असम्बली के फेडरल कैपिटल एरिया इस्लामाबाद के लिए और प्रॉमिस के लिए आपको नेशनल असम्बली की सीट अलाट करना पड़ेगी नए सिरे से। यानी कि आबादी अगर बढ़ गई है तो सीटें ज़्यादा हो जाएंगी, ज़ाहिर कम होगी तो फिर सीटें कम होगी। तो वो आइन ये कहता है। अब मुझे ये कोई बंदा आगे बताए यहाँ पे, आप
किस इस आइन इस शिक को क्यों नहीं मान रहे, उसको आपने क्यों स्टॉप किया है, और क्यों आप इसकी वायलेशन कर रहे हैं, और सही। किस तरह इसकी अब वायलेशन जहांगीर साहब कर बड़ी रहे हैं। तफसील के साथ अगर आपने इसकी प्रिंसिपल आपने वजाहत कर नोटिफाई दी है। कर दी है, अब जरा थोड़ा सा हाँ, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब का भी इस इसकी पर हम आइन पॉइंट क्यों ऑफ व्यू ले लें एक्सेप्शन कि की अब्दुल्ला हमीद खिलाफवर्जी गुल कर रहे हैं। साहब ज़ाहिर है अगर इलेक्शन डिले होते हैं और असेंबली नहीं फॉर्म हो पाती तो सदर मुमलिकत तो फिर जब तक सदर रहेंगे उनका तो फ़ायदा है, वो सदर रह सकते हैं। वो ये कह रहे हैं कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं, और ये तमाम सियासी जमातें जो कि आरिफ अलवी साहब को उनके मनसब से हटाना चाहती थीं, वो नहीं, ज़ाहिर उनके पास पावर नहीं थी, इख्तियार नहीं था, तो वो लोग बज़ाहिर तो ये कह रहे हैं कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के फैसले पर वो मुतमईन भी हैं। तो ये इन रवैयों पर किस तरह से तबसरा करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है प्रेसिडेंट अलवी साहब का, वो मेरे ख्याल में विकेट के दोनों तरफ खेलना चाह रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि एक तरफ उनका फ़ायदा है और एक तरफ उनकी पार्टी वाबस्तगियाँ हैं, और जाहिर है आइनी जिम्मेदारियाँ भी मौजूद हैं। लेकिन आइनी जिम्मेदारियाँ तो उन्होंने माजी में भी मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक नज़रअंदाज की थी, हमने उसके कई नमूने देख चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो आपको देख लें कि ये जो आज की मुलाकात थी, वफाकी वज़ीर कानून की मुलाकात, ये एक बड़ी अहम मुलाकात है। इसका मतलब है कि कहीं हुकूमत को ये एहसास हो चला है कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर कोई डेट जो है सदर मुमलिकत की जानिब से इलेक्शन के हवाले से दी जा सकती है, और अगर ये दे दी गई तो जाहिर है कॉन्स्टिट्यूशनली आपके पास कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है निगरान हुकूमत के पास जिसको वो जो है वो आगे चैलेंज करें या जिसको आगे कोई रखना डालने की कोशिश करें। लेकिन हकीकत यह है कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो इस टाइम पे इलेक्शन है वो मेरे ख्याल में एक बड़ा खूनी इलेक्शन जो है वो हो सकता है, क्योंकि माजी में इसकी मिसालें भी मौजूद हैं, और अभी हालिया जो हमने वाक़यात देखे मुल्क में पुरतशद्दुद वाक़यात 9 मई को, ये मेरे ख्याल में बहुत ही लम्हे फ़िक्रिया है, और मुल्क की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप गवर्नर जो हमारे पंजाब के या फिर इसी तरीके से सूबे पख्तूनख्वा के जो लोग हैं, अब देखें कि वहाँ जो आइनी मुद्दत है वो तो कब की तजावज़ कर चुकी है, और इससे पहले भी जब तमाम लोग इस बात के ऊपर 14 मई की जब डेट दी गई थी और उससे ऊपर जब बात की गई थी तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे, लेकिन 105 दिन के ऊपर सब लोगों ने एग्री कर लिया था। तो आइन तो तब भी जो है वायलेट हुआ था, तो उस टाइम पे जो है वो लोगों को आइन क्यों याद नहीं आया, और हमारी मौजूद जो इंसाफ फराहम करने वाले इदारे हैं उनको भी इसके ऊपर मेरे ख्याल में गौर व फिक्र करना चाहिए था। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई लूप होल्स मौजूद हैं, कहीं कोई ऐसे बफर जोन मौजूद हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन आज की मुलाकात को अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि सदर मुमलिकत को बताया गया है हुकूमती जो मुश्किलात हैं, जो मुल्क की मईशत है, जो मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल है, जो उसके बैरूनी मामलात हैं, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इन सब के तनाज़ुर के अंदर जो है मेरे ख्याल में उनसे बात की जा रही है। लेकिन जाहिर है ये अब जिसको कहते हैं ना कुछ ले और कुछ दे, जाहिर है सदर मुमलिकत का झुकाव जो है वो एक मखसूस पार्टी के साथ है, और बड़ा वाज़े बरमला उन्होंने इसका इजहार भी कर चुके। माजी में उन्होंने तमाम जब बिल मुस्तरद किए तो उनको उन्होंने बाकायदा ऑफिशियल लेटर्स अच्छा अब्दुल्ला साहब, ये बड़ा दिलचस्प नुक्ता आपने उठाया कि सदर मुमलिकत शायद 2 से 3 रोज़ में कोई इलेक्शन की डेट देने वाले थे। अब अभी तक हमने जितने भी निगरान सेटअप में शामिल लोगों के बयानात सुने हैं, वो चाहे वफाकी वज़ीर हों चाहे वो सूबाई वज़ीर हों, हर एक वो वज़ीर ये बात करता है कि इलेक्शन डेट देना इलेक्शन कमीशन का काम है और हम तो सिर्फ उस वक्त तक मुल्क की खिदमत करने आए। तो निगरान जितने भी ये पोर्टफोलियोज रखने वाले लोग हैं उनके जहनों में तो ये बात क्लियर है कि इलेक्शन की डेट इलेक्शन कमीशन ने देनी है। फिर सदर मुमलिकत से इस मुलाकात का क्या मकसद है? नहीं, ये देखिए ना, इसमें मैं यही कह रहा हूँ कि अभी मेरे ख्याल में बड़ा वाज़े एक्सप्लेन कर दिया गया है, और आप कॉन्स्टिट्यूशन की अलिफ बे को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि निगरान असेंबली के पास ये इख्तियार नहीं है, और जाहिर है सदर की इम्पीचमेंट का भी इख्तियार नहीं है उनके पास, और यहाँ आके कानून कई जगह आइन जो है वो खामोश हो जाता है। देयर आर ग्रे एरियाज जो कि मेरे ख्याल में आने वाली जो भी असेंबली होगी वो इसके हवाले से इकदाम करेगी। लेकिन जो मैं गुजारिश कर रहा था कि देखिए ना, सदर पाकिस्तान भी बात करते हैं अपने ट्वीट के ऊपर जो 20 अगस्त के करते हैं, वो एक मेरे ख्याल में बड़ी ही मुतनाज़ा किस्म की उनकी स्टेटमेंट थी। तो वाज़े नज़र आ रहा है कि उनका झुकाव जो है वो एक ख़ास जमात की जानिब है, और ख़ास जमात के जो लीडरान हैं इस टाइम पे वो ज़ेरे आताब हैं। तो वो कुछ ले और कुछ दे की बुनियाद के ऊपर मेरे ख्याल में मामलात को तय करेंगे, और जाहिर है ये तो गेम ऑफ नर्व्स है, इसके अंदर यू स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच योर्स वाली पोजीशन है।
तो मैं ये देख रहा हूं कि आज के दिन उनको पैगाम दिया गया है कि आप अटक पे मेहरबानी करें, तो हम आपके ऊपर यहाँ कोई जो है वो नतीजा निकालेंगे। अब अच्छा। इसमें एक और फायदा है जी। सदर का, ये फायदा है कि जितना ये असेंबली जो अभी मौजूदा निगरान सेटअप है ये प्रोलॉन्ग करता है, तो सदर का जो एक ओहदा है, मनसब है, उसको तवालत दी जा सकेगी, यानी कि वो 6 माह भी हो सकता है, और वो अगर एक निगरान असेंबली इससे ज्यादा तजावज करती है तो फिर सदर का ओहदा उसी के साथ बढ़ता चला जाएगा। दूसरी तरफ पीटीआई को जो है वो ये फायदा है कि कम से कम और कुछ नहीं तो एक जगह उनके पास जो है कहीं उनको सुख का सांस मिलता है, तो वो ऐवान सदर है जहां उनको एक सुख का सांस मिलता है, तो ये उनको एक पॉलिटिकल बेनिफिट भी है। अब ये जो मामला है ये बड़ा गंभीर से गंभीर होता जा रहा है। सही। और अगर ये और अब्दुल्ला साहब, जो आपका ये खदशा है इन केस के सदर साहब ने आज ना मानियो वजीर कानून साहब की बात, अहमद इरफान असलम साहब की बात, और वो अगले 2-3 रोज में कोई डेट अनाउंस कर देते हैं, तो सेनेटर गौस नाजी साहब फिर सियासी जमातों का क्या रिएक्शन होगा? अगर लेट सपोज सदर साहब देते हैं जी 9 नवंबर या 10 नवंबर, 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं, तो फिर निगरान हुकूमत के पास, जिस तरह फरमा रहे हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब के, उनके पास तो इख्तियार ही नहीं है वो डेट मुस्तरद करने का। फिर क्या माहौल बनेगा, क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है? देखिए जी, हम तो सियासी पार्टी हैं, हम तो इलेक्शन के लिए तैयार होंगे, इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। आपको पता होगा कि यहाँ तक जब अपनी सूबाई असम्बली तो जो पंजाब और केपी की असम्बली डिसॉल्व हुई थी और फिर इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हुआ था, तो बाकायदा हमने उस पर एक अपने कागजात जमा कराए थे, कंपेन शुरू की थी हमारे कैंडिडेट्स ने। तो अभी इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस करता है। ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन किसी से मशवरा करके ही सब, सिर्फ इलेक्शन कमीशन तो नहीं है, उनको सिक्योरिटी भी चाहिए। तमाम इदारे से जो इन्वॉल्व है इलेक्शन में, उससे मशवरा करके अगर कोई डेट अनाउंस करते हैं तो हम तो तैयार है इलेक्शन के लिए, हमें कोई किस चीज़ की फिक्र नहीं, और इलेक्शन के लिए जाना चाहिए। हम तो इलेक्शन कमीशन की तरफ देख रहे हैं तो वो डेट अनाउंस करे। और हल्का बंदियाँ की फाइनल, अब चूँकि पुरानी हल्का बंदियाँ तो एक किस्म की खत्म हुई है, अब नई हल्का बंदा कर रहा है। अगर वो कहता है कि नहीं पुरानी हल्का बंदी में इलेक्शन कराने, तो हम तो तैयार हैं, सारी सियासी पार्टी लड़ेंगे इलेक्शन। लेकिन गौस नाजी साहब, आप तो ये कह रहे हैं कि आप तैयार हैं, आपकी जमात तैयार है, लेकिन आपकी जमात के हेड नवाज शरीफ साहब की अभी वापसी नहीं हुई है, अभी वो जो कानूनी चैलेंजेस उनको दरपेश हैं वो अभी वो मुकम्मल नहीं हुए हैं, वो अभी अंजाम को अपने नहीं पहुंचे हैं, तो ये अभी तो बहुत सारी रुकावटें आप लोगों के लिए रास्ते में, अगर ये कोई डेट अनाउंस हो जाती है तो। जी नहीं, कोई नहीं, ये तो शहबाज साहब भी ऐलान कर चुके हैं कि जब भी नवाज शरीफ साहब आएंगे तो सरेंडर करेंगे कानून के सामने। उनको तो कोई नहीं, मतलब जो कानूनी तरीक़ेकार है उस तरह ही होगा। हम तो कोई इसकी कोई परेशानी नहीं है, हमने हमेशा आइन और कानून और की बालादस्ती में यकीन रखते हैं। और नवाज शरीफ साहब तो वो है कि जब लंदन में थे और इनको यहाँ से सजा मिली तो वो अपनी बीमार बीवी को छोड़कर वापस आ गए थे, तो जो जरूर इलेक्शन के वक्त जरूर मुल्क में होंगे, चाहे उनको जिस किस्म के भी हालात का सामना करना पड़े वो जरूर रहेंगे, और हमारे साथ कैंपेन भी करेंगे, चाहे जेल में रह के करेंगे, चाहे आउटसाइड होंगे, वो कैंपेन करेंगे। हम तो इलेक्शन कमीशन की तरफ देख रहे हैं, हमारी पार्टी कोई अभाव नहीं है, और हमारे तो खाना हमारी पार्टी तो तैयारी शुरू कर दी इलेक्शन। देखो जी, अगर नवंबर में नहीं होते तो जनवरी में हो रहे, तो 2 महीने में क्या कुछ हो जाएगा। तो इलेक्शन की तो तैयारी तो हमारी तो शुरू होता है इलेक्शन की। कैंडिडेट्स सूबाई असम्बली के फाइनल हो गए हैं, कौमी के फाइनल हो रहे हैं, तो यही इलेक्शन है, और जो हमारे कैंडिडेट्स है वो कैंपेन भी कर रहे हैं, हमें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, चलें, आपकी तो तैयारी पूरी, आप लोग तैयार हैं। तो अब जहांगीर जदून साहब, जो नुक्ता इस वक्त अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने उठाया कि सदर साहब तो अगले 2 से 3 दिन में इलेक्शन डेट अनाउंस कर सकते थे, अब जरा कानूनी तौर पर बताइएगा कि सदर साहब अनाउंस कर देते हैं तो फिर निगरान हुकूमत पाबंद होगी उस डेट को फॉलो करने की, इलेक्शन कमीशन क्या पाबंद होगा, और अगर नहीं पाबंद हो, वो लोग नहीं उसको फॉलो करते, तो फिर उनके खिलाफ क्या आगे प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं? ये देखिए, अगर प्रेसिडेंट साहब इलेक्शन की डेट अनाउंस कर देते हैं तो वो नेशनल असम्बली के लिए करेंगे, प्रोविंशियल असम्बली के लिए नहीं कर सकते। तो इसमें फिर एक क्राइसिस पैदा हो जाएगा कि अगर उनकी डेट पे गवर्नर डेट अनाउंस नहीं करते या वो कोई डिफरेंट डेट आगे अनाउंस कर देते हैं तो फिर बहुत बड़े इशू बन जाएंगे। तो अभी मेरे ख्याल में जो पिटीशन है वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो इससे बेहतर मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन भी कर देगी कि डेट किसने देनी है। ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन दोबारा क्योंकि ये CCI की मीटिंग हुई है तो इसने हालात थोड़े से गड़बड़ कर दिए हैं कि जी आप पहले डिलिमिटेशन करें,
फिर ये करें, फिर इलेक्शन करें। तो अगर वो कहते हैं ये CCI की मीटिंग ही ठीक नहीं थी, वो डिलिमिटेशन जो है वो जब तक आप सीटें नहीं बढ़ाएंगे नहीं हो सकती, तो फिर इलेक्शन हो जाएंगे 90 दिन में। तो अगर वो कहते हैं कि ठीक है डिलिमिटेशन करके इलेक्शन कराएं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है कि वो सबको मानना पड़ेगा, वो सैर है, फिर आगे चले जाएंगे इलेक्शन। तो अब ये सारे जितना भी फोकस होगा मेरे ख्याल में, ये इंटरप्रिटेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही करेगी, क्योंकि ऑलरेडी केसेस भी मौजूद हैं। तो अगर प्रेसिडेंट साहब अनाउंस कर देते हैं डेट, इलेक्शन कमीशन नहीं मानता, तो फिर भी अल्टीमेटली तो अब चलें, अभी सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और फिर एक नुकता ये भी है कि सदर साहब के पास अगर ये इख्तियार था तो सदर साहब ने अब तक 26 दिन इंतजार क्यों किया? 9 अगस्त को असेंबलियां तहलील हुई थी, अभी तक उन्होंने इलेक्शन की कोई डेट अनाउंस की क्यों नहीं? गवर्नर्स के साथ उन्होंने क्यों कोई बातचीत नहीं की? इस पर बात करते हैं, एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक कर रहे थे कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आज बड़ी अहम मुलाकात की है और आइनी रूह के मुताबिक फैसले होने पर उन्होंने गुफ्तगू की। और साथ ही अभी जहांगीर जदून साहब ने भी ये बताया कि आइन अभी भी सदर मुमलिकत को ये इजाज़त देता है कि वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, चूँकि असम्बली वज़ीर आज़म की एडवाइस पर उन्होंने तहलील की और वक्त पूरा होने पर ऑटोमेटिकली असम्बली तहलील नहीं हुई थी। तो अब इस सूरत हाल में अभी ये 27 दिन 26 दिन क्यों सदर मुमलिकत ने ज़ाय कर दिए, ये गुजर गए और इसमें मुख्तलिफ कंट्रोवर्सीज भी सामने आई। तो इन दिनों का क्यों फायदा नहीं उठाया सदर मुमलिकत ने, जबकि इस वक्त निगरान हुकूमत भी पाबंद होगी उनकी दी हुई डेट को मानने के लिए? तो इसी पर जहांगीर जदून साहब से जरा गुफ्तगू के सिलसिले को शुरू करते हैं और फिर मजीद दीगर मेहमानों की तरफ जाएंगे। तो जहांगीर साहब, अभी तक ये 26 दिन तक सदर मुमलिकत ने ये स्टैंड क्यों नहीं लिया, डिसीजन क्यों नहीं लिया और एक डेट क्यों अनाउंस नहीं की? क्या समझते हैं आप? ये तो अब सदर मुमलिकत साहब बेहतर बता सकते हैं, वो जानते हैं। हमें तो अब दिलों के अहवाल का नहीं पता, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली उनको डेट देनी चाहिए थी। वो डेट न देकर आइन की मेरे ख्याल में खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो अगर उनको कोई मसला था वो डेट देते थे, आगे इलेक्शन नहीं कराना या कराना वो उनका काम था। लेकिन वो उन्होंने स्टेप तो लिया था, मेरा चीफ इलेक्शन कमीशन को बुलाया था, लेकिन वो उन्होंने फिर लेटर लिख दिया, माजरत कर दिया कि जी हम आपको नहीं मिल सकते। तो मेरा उन्होंने इनिशिएटिव लिया था, शायद वो कंसल्टेशन से, क्योंकि इलेक्शन उन्होंने कराने होते हैं तो वो ग्राउंड रियलिटीज़ के बताते हैं कि जी इसमें ये है मसले हैं। तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया था, लेकिन उसके वो मेरे ख्याल में आगे नहीं चल सके उस पर, तो इसलिए उन्होंने डेट नहीं दी। तो अगर अभी डेट दे देते हैं तो मैंने आपको जैसा पहले अभी अर्ज़ किया है, ये आप फैसला मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट में ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी 2-4 पिटीशन पेंडिंग है। वो कब सुनाई जाती हैं या कब वो लगती हैं, तो उसके बाद ही पता चलेगा कि डेट जो है वो कब होगी इलेक्शन की। सही। तो अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ये जो ज़ाहिर है जो इस वक्त माशी सूरत हाल है मुल्क की, बड़े बड़े माशी फैसले आगे होने हैं, बड़े चैलेंजेस इस वक्त मुल्क को दरपेश हैं और ये सियासी इस्तेहकाम जब तक नहीं आएगा उस वक्त तक ये माशी इस्तेहकाम कैसे आएगा? अब इस सिलसिले में सियासी जमातों ने मुशावरत तो कर ली, अपनी तजावीज़ भी दे दी हैं, लेकिन अमली तौर पर हमें कहीं कोई तहरीक चलती नज़र नहीं आ रही कि इलेक्शन 90 दिन में ही करवाए जाएँ, कोई प्रेशर डाले इलेक्शन कमीशन पर, कोई उनको कन्विंस करे। सदर साहब तो अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी दिन गुजरते जा रहे हैं। आप देखें 1 महीना तो गुजर ही चुका है। अब्दुल्ला साहब की आपको आवाज़ आ रही है? कुछ अपने लिए लेना चाहते हैं, कुछ अपनी पार्टी के लिए लेना चाहते हैं। और आइन की तो मैंने आपसे कहा पहले भी वो धज्जियां उड़ाते रहे हैं। इस हवाले से भी जो 26 दिन डिले किया, ये भी धज्जियां उड़ाई हैं। लेकिन जहां आइन को मोम की नाक की तरह जहां मर्जी वो चाहें वो मोड़ लेते हैं और अपने मनसब का और अपने आइनी इख्तियारात से जो है वो तजावज़ करते हैं और उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। ये बात तो अभी बड़ी वाज़ेह है। दूसरी बात यह है कि वो कुछ मगरबी ममालिक को लूप में लेके एक प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका अभी हालिया हमने देखा भी बहुत ले दे हुई। और जिस तरह से वकीलों को, गैर मुल्की वकीलों को जेफरी रॉबर्टसन को हायर किया गया और फिर बाद में जो भी हुआ, लेकिन ये वो तमाम ताने बाने हैं। और इससे पहले उनकी जो मुलाकात थी शाह महमूद कुरैशी साहब की, जो गैर मुल्की सफ़ीरों के साथ, जिसमें अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और EU की जो सफ़ीर थी वो सारे मौजूद थे। तो ये भी जो ताने बाने हैं आप इसको ज़रूर मिलाइए। लेकिन अभी जो इंटरेस्टिंग बात है वो नवाज शरीफ साहब के हवाले से मैं ज़रूर करना चाहूँगा। नवाज शरीफ साहब अगर कानून को के आगे सरनगू होना होता और वो उसमें उनको हर किस्म का, अगर जब तक के 100%
गारंटी ना हो कि उनको कानून के सामने सरेंडर नहीं करना पड़ेगा, तो फिर वो तो अपने भाई के दौरे हुकूमत में आ जाते, जहां अगर वो जेल भी जाते बेल पर, तो उनको जो है कम से कम एक बेहतर सहूलत फराहम कर दी जाती। इसका मतलब है कि जब तक के उनके मामलात 100% जो है वो उनको गारंटी नहीं होगी, वो पाकिस्तान जो है फिलहाल तो आते हुए नजर नहीं आ रहे। दूसरी तरफ आप जो है वो अभी ये बात कर रहे हैं कि मुल्की मुआशी सूरत हाल और ये सारे के अंदर अच्छा देखिए मुआशी अब्दुल्ला साहब, ये मुआशी तो सूरत हाल पर आप बात कीजिएगा, लेकिन ये नवाज शरीफ से मुतालिक जो आपने बात की है, अब तो डेट अनाउंस कर चुके हैं और अक्टूबर में उनको आना ही आना है। क्या आपको लग रहा है कि अक्टूबर में भी नहीं आएंगे? नहीं, डेट क्या, पहले मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो अनाउंस की थी वो उनको ख्वाब आया था। तो वो भी तो उन्होंने पूछ के ही अपने वालिद मोहतरम से पूछ के ही अनाउंस की थी ना, 15 सितंबर, आपको याद होगा। और इससे पहले भी डेटें अनाउंस करते रहे, गजब किया, तेरे वादे पे एतबार किया। मसला यहाँ ये नहीं है, मसला ये है कि जो आप अगर आएंगे भी तो आपके पास जादू की कौन सी छड़ी है जिसके जरिए पाकिस्तान के सिक्योरिटी के मामलात, मुआशी मामलात, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें उनके पास ऐसी कौन सा फार्मूला है? वो फार्मूला अभी किसी पार्टी ने भी, कोई भी पार्टी हो, उसने कभी ये डिस्कस नहीं किया कि अवाम के लिए क्या, अपनी सियासी कशमकश के अंदर अवाम को जो है लोगों ने बिल्कुल फरामोश कर दिया। हम हुकूमत बचाते बचाते, रियासत बचाते बचाते, पाकिस्तान बचाते बचाते अवाम को जो है वो डुबो गए हैं। मसला ये है, और आज अवाम जो है वो बेदार हुई है, अवाम खड़ी हो गई है, सड़कों पे निकल आई है। ये खतरनाक अमल है, और अगर इसके लिए मुनासिब इक़दामात नहीं किए गए तो अवाम जो है वो आपके गले को पकड़ लेगी, और अगर आप उनको सहूलत देंगे तो IMF और वर्ल्ड बैंक आपके गले को पकड़ लेंगे। इसलिए मौजूदा सूरत हाल दिगरगू है। जो मुआशी आपने इस्तेकाम की बात की, देखें, आपने जितने भी आपके इदारे हैं जो गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, उन्होंने अपना किरदार वैसे नहीं अदा किया जिस तरह से उनको करना चाहिए था। परवेज मुशर्रफ के दौर के अंदर आपको याद होगा कि टैक्स कलेक्शन के लिए और रेवेन्यू कलेक्शन के लिए जब अफवाज को भेजा गया तो एक हफ्ते के अंदर फिर ये डिसीजन वापस लेना पड़ा, क्योंकि अवाम और अफवाज का जो है वो आमना सामना कोई अच्छा दानिशमंदाना इकदाम नहीं हुआ करता। अब जो हमारे जो बिजनेसमैन कम्युनिटी से आर्मी चीफ साहब ने बात की और अपना उन्होंने इजहार राय किया, तो जाहिर है आईनी तौर पर कुछ पाबंदियां हैं, कुछ मुश्किलात हैं, कुछ तकालीफ हैं। इसलिए वो शायद जो है जब तक कि उनको दूर नहीं किया जाएगा, मामलात जो है वो नहीं चलेंगे। और फिर अकाउंटेबिलिटी, जब तक के देखें ना, जो लोग इस टाइम पे हुंडी या हवाले का कारोबार कर रहे हैं वो गरीब लोग तो नहीं है, उन्हीं ने नुकसान पहुंचाया। जो इस टाइम पे जहां आपको 600 अरब का टैक्स जो है वसूल करना चाहिए, वहां आप 6 अरब का टैक्स वसूल कर रहे हैं। जहां आपको जो है वो इंडस्ट्री, जो जितनी भी ये चोरी हो रही है या जितना भी ये जो एक मुनज़्ज़म क्राइम हो रहा है, एक कंटेनर के बदले 10 कंटेनर निकाल लिए जाते हैं उसका हवाला देके, तो ये कौन कर रहा है? ये देखिए ना, ये बड़ा अहम सवाल है। इसलिए मुआशी इस्तेहकाम से पहले आपको जो एक इखलाकी इस्तेहकाम है उसकी आज अशद जरूरत है। जब तक आप वो इखलाकियात तब आएंगी जब कानून की बालादस्ती होगी। कानून तब बालादस्त होगा जब हर खास व आम के लिए वो बराबर होगा, ताकतवर और जो कमजोर है उसके अंदर तफरीक नहीं डालेगा। लेकिन बड़ा वाज़े नजर आया है कुछ अरसे से कि ताकतवर के लिए कवानीन टोटल फर्क है। उनके लिए मुर्गे भी खिलाए जाते हैं, देसी घी में खाने भी बनाए जाते हैं, मटन भी खिलाया जाता है, उनके लिए जो है वो बहुत सहूलियात भी फराहम की जाती हैं। जज साहिबान जो है वो भी बार बार उनके हवाला पता करते हैं। लेकिन क्या इसके लिए भी किसी ने पूछा है? क्या उनसे पूछा है कि बख्शी खाने में जाके उनको खड़ा कर दिया जाता है, बेड़ियां पहना दी जाती हैं, उनको वहां झाड़ू लगवाए जाते हैं, उनके साथ कुर्सियां बनवाई जाती हैं? और क्या ये पाकिस्तान में ही होता है? क्या गैर मुमालिक में नहीं होता? गैर मुमालिक में चाहे आप सदर हैं, अभी साउथ कोरिया के अंदर उनकी खातून जो प्रेसिडेंट थी, उनको पैरों में बेड़ियां पहना के, हाथों में जो है वो जंजीरें डाल के और कैदियों का ड्रेस पहना के अदालत लाया गया, जबकि उनके ऊपर करप्शन के डायरेक्ट चार्जेस नहीं थे। उन्होंने अपने दोस्त की मदद की थी, मुआवनत की थी। तो यहां जब तक आप इस मामले को सेट नहीं करेंगे तो अरबाब जहांगीर साहब, फिर ये मेरे ख्याल में एक खाम ख्याली होगी कि हम मामलात को ठीक दुरुस्त
सिमत के ऊपर ले जाएंगे। हाँ, पाकिस्तान में पोटेंशियल है, हाँ पाकिस्तान के अंदर बहुत एग्रीकल्चर सही। की वजह से हम अब्दुल्ला साहब, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने, एक तो ये जो माफियाज जिस तरह इस निज़ाम को जकड़े बैठे हैं, और फिर जो मियां नवाज शरीफ के लिए जब तक ज़ीरो रिस्क नहीं होगा वो जब तक वापस नहीं आएंगे, ये दोनों सवाल ज़रा गौस नियाज़ी साहब के सामने रखते हैं। तो गौस साहब, हर हुकूमत कहती है, आपकी पीडीएम हुकूमत भी माफिया के खिलाफ खड़ी हुई थी कि हम इस माफिया को ख़त्म करेंगे, उससे पहले की हुकूमतें भी, लेकिन हर दौर में माफिया मजबूत होता नजर आ रहा है। आज भी आप देख लें 230-240 रुपए फी किलो चीनी की कीमत हो चुकी है। तो कौन इस माफिया को ख़त्म करे? निगरान हुकूमत भी ये बात कर रही है कि हम आवाम की खिदमत के लिए आए और हम ये माफियाज को नहीं चलने देंगे, लेकिन आज तक कामयाब तो कोई भी हुकूमत नहीं हुई है। देखिए, निगरान हुकूमत तो इलेक्शन कराने आई है, इनका काम जो बाकी मुलाकात में जो अवाम की खिदमत करने के लिए तो उनका मैंडेट है ही नहीं। इलेक्शन कराने के 90 डेज में इलेक्शन कराएं। सर, वो कहते हैं कि हम कौम की खिदमत के लिए आए। अगर आप बयानात देखें तो सबसे पहले वो कहते हैं कि हम तो कौम की खिदमत करने के लिए आए। चलो 90 डेज में इतना कर सकते हैं इलेक्शन को, अवाम की खिदमत क्या, अगर आवाम की खिदमत कर रही है तो फिर चीनी के रेट क्यों इतने बढ़ाए जा रहे हैं और बाकी चीज़ों महंगाई क्यों इतनी शूट अप कर गई है। और गवर्नेंस है, आज निगरान वज़ीर आला साहब तशरीफ लाए हैं सरगोदा में और 1-2 डॉक्टर सस्पेंड करें, इस तरह तो नहीं होता। उनका पूरा सिस्टम है, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ, डीसी साहबान हैं, एसी साहबान हैं, जाके क्यों नहीं चेक करते बाजारों में? वहाँ जाके चेक करें उन पे और केक रेट क्यों नहीं सही। पहले शहबाज साहब जब गवर्नर वजीर आला थे तो वो शहबाज साहब इनके थ्रू अपने प्राइस को कंट्रोल करते थे और महंगाई को 5% से ज्यादा नहीं हुई थी। तो ये इनकी पूरी गवर्नेंस है और तय है इनके जो सारे नए लोग हैं इनकी ये बस में बात भी नहीं है कवर करना। तो अच्छा ये होगा कि जितनी जल्दी इलेक्शन हो सके तो इलेक्शन कराया जाए। और एक बात पहले वो गुल साहब ने कही है कि पहले मरियम साहब ने अनाउंस किया 15 सितंबर को और फिर जो है वो 15 अक्टूबर को और नवाज शरीफ साहब को गारंटियां जाए, ऐसी बात नहीं है। मरियम साहबा ने उस वक्त कही जब 90 डेज में इलेक्शन थे, जब इलेक्शन कमीशन अनाउंस किया कि हमने नई हल्का बंदियां करनी है तो टाइम ज्यादा था। तो हम तो हमारी ये स्टेज है कि अब मियाँ साहब आए तो हम अपनी इलेक्शन कैंपेन उनकी आमद से ही शुरू कर दें, उनका इस्तकबाल करें और फिर अपनी इलेक्शन को कैंपेन का बूस्ट अप करें। हर पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी होती है और बाकी ये कि नवाज शरीफ साहब जेलों से घबराने वाले नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा है, ख्वाजा आसिफ साहब ने तो वो स्ट्रेटेजी बिल्कुल खुलकर बयान कर दी थी ना कि जब तक जीरो रिस्क नहीं होगा, जब तक 1% भी रिस्क होगा, उस वक्त तक हम मियां नवाज शरीफ को वापस नहीं आने देंगे। तो अब ये जीरो रिस्क के अक्टूबर में बिल्कुल आपको यकीन है कि जीरो रिस्क हो जाएगा और कोई कानून या कोई अदालत इस सिलसिले में कोई मुश्किल नहीं खड़ी कर सकेगी नवाज शरीफ के लिए? देखो जी, ख्वाजा आसिफ हमारे सीनियर रहनुमा हैं, उनकी एक राय है, उनका मियाँ साहब से एक प्यार है। वो कहते हैं कि उनकी ये राय है कि मियाँ साहब को जब तक जीरो रिस्क नो मियाँ साहब को वापस नहीं आना चाहिए। उनको पहले ही उनके साथ बहुत बड़ी जाती हुई है। पनामा की वजह कामा में निकाला गया और फिर बीमार बीवी को छोड़ कर आया और सजा भुगती और जिस तरह से कोर्ट्स का प्रोसीजर आपने देखा कि जिस तरह वो हुआ, आप देखो ना 140 पेशियां भुगती हैं, 140 में तो 100 में मैं उनके साथ था। तो क्या वजह था? कुछ भी नहीं था और उधर से कुछ भी इस केस में था, लेकिन फिर भी सजा दी गई। तो एक मेंटल टॉर्चर पहुंचा गया। तो ये हम सारी पार्टी इससे रंजीदा है और वो चाहती है कि मियाँ साहब जब आए तो बिल्कुल सही रिस्क हो, सबकी ख्वाहिश है। लेकिन मियाँ साहब बड़े, मैं ये एक बात कैटेगरी आपको कह रहा हूँ कि मियाँ साहब बहुत बड़े, मैं समझता हूँ डेस्परेट हैं कि मुझे अपने मुल्क वापस जाना है। वो देख रहे हैं कभी कि जी मुझे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव पार्टी जो है वो इसकी बात की इजाजत दे कि मैं अगले दिन आने को तैयार हूँ। उनके कोई तो गौस नहीं सब वो आना भी चाहते थे और हुकूमत भी आप लोगों की अपनी थी, उनके भाई वजीर आजम भी थे। तो फिर मसला क्या था? फिर क्यों इन 16 माह में भी वो वापस नहीं आ सके? क्या हालात साजगार नहीं थे? देखो, हालात वही पार्टी में जिस तरह ख्वाजा साहब ने बयान दिया है कि जीरो रिस्क के एक तो मैं समझता हूँ कि शायद कोई मिसट्रस्ट है। मैं ये खोल के बात करूंगा, कहीं ना कहीं मिसट्रस्ट है जिसकी वजह से मियाँ साहब नहीं आ रहे हैं और जो ही, लेकिन वो इस बात पे इलेक्शन के नजदीक वो रिस्क वो भी सही तो वो आने को तैयार है। और वो ये होना चाहिए कि वो मियाँ साहब इलेक्शन के मौके पर पाकिस्तान में जरूर मौजूद होंगे और इलेक्शन कमीशन को लीड करेंगे। बाकी अल्लाह ताला खैर करेगा। तो फिर हर चीज़ में होते हैं, इलेक्शन भी होते हैं। बेनज़ीर साहब आई और उनके साथ क्या हुआ
तो ये तो फिर होता है इलेक्शन इस सियासत में जो भुट्टो था तो उसे सबकी जाने के कोई ये सब खुद कितने सजा काट चुके हैं। मेरे ख्याल में 11 साल, उन्हें 10 साल कुछ उन्होंने वजारत में गुजारी है और इससे ज्यादा 12 साल उन्होंने या जेल में गुजारे या सजाओं में गुजारे। लेकिन अलहमदुलिल्लाह वो मुतमिन है कि मैंने सही। मुल्क की खिदमत की है। आप तो चलें अब ये देखते हैं कि देखते हैं अक्टूबर क्या में भी ये वो वापस आते हैं या नहीं आते, या फिर उनके प्रोजेक्ट शुरू है किसी लिहाज कई से। ऐसे मुखालफिन और क्रिटिक्स ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं शायद वो अक्टूबर में भी वापस ना आए। थोड़ा सा जहांगीर जदून साहब प्रोग्राम को ज़रा आगे बढ़ाते हैं। परवेज़ इलाही साहब का जो मामला है उस पर आज एक बड़ा अहम फैसला अदालत का आया और उस पर आईजी इस्लामाबाद को भी नोटिस किया गया और फौरी तौर पर परवेज़ इलाही साहब को अदालत में पेश करके और बाजियाब करवा कर उन्हें वहाँ पेश करने का हुक्म दिया गया। तो अब जिस तरह उनकी गिरफ्तारी हुई थी, पहले तो ज़रा कानूनी नुक्ता निगाह से उस गिरफ्तारी से मुतालिक आप अपना कमेंट दीजिएगा, और फिर अब आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ नोटिस तो हो गया है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है इस तरीके की गिरफ्तारी पर? देखें जी, जो भी किसी एजेंसी ने अरेस्ट डालनी है वो अरेस्ट जो है वो कानून के मुताबिक होनी चाहिए। अब ये तासर ना जाए कि आप हर सूरत में किसी बंदे को बगैर किसी केस के जेल के अंदर रखना चाहते हैं। ये जब इम्प्रेशन जाता है तो इससे फिर जो स्टेट है या उसकी एजेंसियाँ हैं उसकी उनकी बदनामी होती है। आप मैंने कोई किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, कोई कह रहा था जी कि उन्होंने कोई प्रोजेक्ट पता नहीं किया, उन्होंने करप्शन की है, अप्रूवल दी है। जहांगीर साहब वो 3 एमपीओ के तहत और मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स पर यह गिरफ्तारी की गई थी जो इस्लामाबाद पुलिस का मौके फायदा के। मैं उस तरफ आता हूँ। अब देखे ना, उन्होंने करप्शन की है तो अब तो वो चीफ मिनिस्टर नहीं है ना, अभी तो गवर्नमेंट जो है वो केयर टेकर है। वो चीफ मिनिस्टर तो कितने अरसे से वो जो है मोहसिन नकवी साहब है क्या वो आए हुए हैं, तो उनके खिलाफ अगर कोई इल्जामात हैं, कोई जेन्युइन केसेस हैं, कोई करप्शन के सबूत हैं तो वो सामने जाएं, कोर्ट को बताएं जी ये इशू है, इन्होंने इतने अरब इतने करोड़ करप्शन की है, इसको नैब जाके अपना केस बताए ना कोर्ट को। वो क्यों कोर्ट से शर्म आती है उनको, या कोर्ट पे जाके क्यों नहीं बताते? तो अगर आपने उनको 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तार करना है तो फिर वो करप्शन कहाँ पे गई है जो उन्होंने अरबों रुपए करप्शन की है? इसका मतलब फिर आपके पास कोई केस नहीं है। हम तो नहीं कह रहे, आप खुद ही कह रहे हैं हुकूमत जो निगरान है। अब परवेज इलाही का तो कोई हुकूमत में रोल नहीं है, ना ही उसका कोई अपना हुकूमत के अंदर कोई बैठा हुआ है उसका बंदा। अगर आपके पास कोई जेन्युइन केस है तो आप बेशक बनाएं, क्योंकि देखो इसमें अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस को आप डेंट डाल रहे हो, तो इस पर कोई जो रीजनेबल पर्सन है, कॉमन मैन है, उसका फिर एतमाद उठ जाता है कि आप किसी और वजह से किसी बंदे को अंदर करना चाहते हैं। तो ये जो इम्प्रेशन है ये आप डिस्पेल करें। अगर उसने कोर्ट ने उनको प्रोटेक्शन दी है तो आप आगे चले जाते, आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर लेते कि जी ये इनकी प्रोटेक्शन नहीं बनती थी, इनको बिल गलत दी गई है, बजाय उसके कि आप लाहौर के अंदर इनको एक एमपीओ में, आप एमपीओ देखें ना, इसमें बंदा बिल्कुल खुल के बात करे। अगर वो जेल में थे, एमपीओ का मतलब होता है कि आपकी डिटेंशन हमें चाहिए कि जी आपने अंदर कोई इंसाइटमेंट की है, कोई किसी ग्रुप के साथ रिलेटेड है। अब परवेज इलाही को अगर जेल के अंदर टेलीफोन की आपने मोबाइल की सहूलत दी है या नहीं दी, हमें नहीं पता, अगर वो दी है तो वो क्यों दी है जेल के इंतजामिया के अंदर, या वो अंदर से वो इंसाइटमेंट कर रहे थे, वो किसी ग्रुप के साथ रिलेटेड है, या वो पॉलिटिकल एक्टिविटी में, या वो पीटीआई वालों को कह रहे थे आप जलसे जुलूस करें, झंडे लगाएं या कोई प्रोटेस्ट करें, पीसफुल प्रोटेस्ट तो चलो हर एक बंदे का राइट है, या वो कोई इंसाइट कर रहे थे कोई वायलेंस करे, तो उसके सबूत सामने लाएं। अगर वो जेल के अंदर कोई इस तरह की बात नहीं कर रहे थे तो फिर ये एमपीओ वगैरह का जो ऑर्डर होता है ये नहीं ठहर सकता। आप देखें ना, कोर्टें कितनी इस्लामाबाद के अंदर एमपीओ को सर्टिफाइड कर चुकी है। आप वीक केस जब बनाएंगे ये ऐसा असर देंगे कि जो आम लोगों को समझ आ रही कि नहीं जी आप किसी और वजह से इनको अरेस्ट कर रहे हैं, तो आप आपके पास उसको कोई जवाब नहीं, आप जो मर्जी करते रहे। तो अगर जेन्युइन का केस है, उनके पास अगेन कोई करप्शन के हैं, कोई उन्होंने किसी महकमे के अंदर मिस यूज ऑफ अथॉरिटी की है, मिस यूज ऑफ अप्रोप्रिएट की है, पब्लिक बनाए, बिल्कुल ठीक है। गवर्नमेंट का काम है केस बनाना। अब्दुल्ला अमीर साहब, ये आप तो खुद दायरे एक सियासी जमात के सरबराह हैं, तहरीक जवानाने पाकिस्तान पार्टी के आप सरबराह हैं, तो आपको एज सियासतदान ये सारा कुछ, ये पूरा मंजर देख के कैसा लगा? जो केस के मेरिट्स हैं वो अपनी जगह पर हैं और कानूनी तरीके से कैसे आगे कार्रवाई हो सकती थी, वो जहांगीर जदून साहब ने उस पर रोशनी भी डाल दी। तो अब ये इस्लामाबाद पुलिस का ये रवैया कि एक सियासतदान को और सीनियर सियासतदान को एक प्रोटेक्शन हासिल है अदालती अहकामात के, और उसके बरखिलाफ फिर इस तरह की कार्रवाई की गई और एक शहर से दूसरे शहर फौरी तौर पर मुंतकिल भी कर दिया गया। जी, यकीनन इदारों के ऊपर सवाल तो उठता है, जो हमारे पुलिस का इदारा है या कोई और है, लेकिन इसमें एक और भी तो सवाल उठता है कि जब लोअर कोर्ट में केस ऑलरेडी जो है वो डिसाइड हो गया हो तो हाई कोर्ट के पास जो है वो अथॉरिटी नहीं होती, और सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें मदाखलत करता है, दोनों कोर्ट को जो है वो कर देता है।
अब सेट असाइड कर देता है। अब जमानतें मंजूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट रह गया है, ये भी एक बड़ा नुक्ता है। अभी इसी बात को हम जरा पीछे ले जाते हैं थोड़ा सा। अगर परवेज इलाही साहब ने पीटीआई न ज्वाइन की होती और वो पंजाब के डाकू ही होते अभी तक बकौल मादी के वजीर आजम के, तो फिर क्या आज उनकी ट्रोलिंग किस अंदाज में हो रही होती? वो जो मोनिस इलाही साहब जो स्पेन गए थे जिस जहाज के अंदर, उसमें वो क्या लेके गए थे? कपड़े तो नहीं लेके गए थे। वो तो अब मतलब एक ऐसी बात है ना जो सबको पता है। और वो उनका जो लाइफस्टाइल है वो मेरे ख्याल में मजीद कुछ बोलने के वो नहीं है कि आपको कुछ बताना पड़े कि जी वो लाइफस्टाइल कैसे अचीव होता है। एवरीबडी नोज। बात सिर्फ इतनी सी है कि सबको पता है, लेकिन हमारे लब जिले में देखें, एल कपून एक बहुत बड़ा बदमाश था और सबको पता था स्टेट ऑफ शिकागो के अंदर कि ये एक अमेरिका के अंदर हर किस्म का ड्रग पेडलर वो था, कातिल था, हर चीज था। उसके खिलाफ सबूत नहीं मिलता था। उसको अमेरिकन्स ने, उनकी अदलिया ने पकड़ के एक टैक्स एवेजन के अंदर उसको जो है वो उम्र कैद दे दी और वहीं वो मर गया ड्यूरिंग द जो अपनी इम्प्रिजनमेंट। तो ये तो अमेरिका के अंदर हुआ। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ, यानी कि एक मॉरल ज्यूरिसडिक्शन भी होती है। लेकिन बहरहाल मैं यहाँ जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं यहाँ एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ। ये माजी में भी प्रैक्टिसेस थे और गलत थे, ये आज भी अगर हो रहे हैं तो मुनासिब नहीं है। लेकिन इसके अंदर एक बात है जो अभी गड़बड़ होने वाली है, वो ये है कि ये जितने भी केसेस हैं, ये जब 16 सितंबर आएगी और अदालत के अंदर एक तब्दीली आएगी जिसके अंदर एक लार्जर बेंच जो है वो काजी फायज ईसा साहब के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि एक स्मॉलर बेंच हमेशा हमने तश्कील उसकी देखी। अब जब ये तनासब चेंज होगा और नए जजेस की इंडक्शन होगी, तो फिर ये सदर के इख्तियारात और ये जितने कानूनी मामलात, चाहे वो पीटीआई के चेयरमैन के हवाले से हैं, चाहे वो परवेज इलाही, और बड़े अहम केसेस भी इस वक्त लगे हुए हैं। अब्दुल हमीद गुल साहब, ज़ाहिर है चूंकि वक्त की थोड़ी कमी है, मैं चाह रहा हूँ आखिर में जरा सेनेटर गौस न्याही साहब का भी इस पर मौक़िफ़ आ जाए। तो गौस न्याही साहब, अगर कोई सियासतदान अपनी सियासी जमात बदलता है तो उसके केस के मेरिट्स क्यों बदल जाते हैं? फिर देखने का, सोचने का और जाविया और उस पर अपनी राय देने का जाविया क्यों तब्दील हो जाता है? ये कब तक ये निज़ाम चलता रहेगा पाकिस्तान में? मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए जी गौस न्याही साहब। से कानून साजी होनी चाहिए कि कोई बंदा इतनी जल्दी सियासी पार्टी तब्दील ना करे। फिर कौमी असम्बली में एक कानून भी हमारे मैंने पेश किया था कि अगर कोई पार्टी तब्दील करके आता है तो उसको अगली पार्टी जो कम से कम 5 साल तक टिकट न दे। ये लोग अपने जाती मफाद के लिए पैसा लगाकर और लोग बेवकूफ़ बनाकर कभी एक पार्टी में कभी एक बार दूसरी पार्टी में अपना बिजनेस बचाते हैं, कारोबार करते हैं। तो इस पर तो पाबंदी लगनी चाहिए। कौमी असम्बली में ये बिल ड्राफ्ट हो गया था और कौमी असम्बली पास किया था, अब सेनेट में पड़ा है कि कोई पार्टी अगर तब्दील करता है तो उसके इलेक्शन लड़ने की पाबंदी होना चाहिए 5 साल। चलें, बहुत शुक्रिया सेनेटर गौस न्याही साहब, जहांगीर जदून साहब, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे। और अब 16 सितंबर को जब एक बड़ी तब्दीली अदालत में आएगी तो देखना है कि जो अहम केसेस अभी चल रहे हैं फिर वो आगे किस तरह से उसकी प्रोसीडिंग्स चलती हैं। आने वाले दिनों में इस पर मजीद भी आपको अपडेट करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।